अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम स्टडी करेंगे ग्रुप वन एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स रिएक्शंस ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स। ये फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड की क्लास 12 का चैप्टर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है, जबकि पंजाब की क्लास 12 का चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है। इसमें ग्रुप वन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट ट्रेंड्स और उनके रिएक्शंस को जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज में ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कली मेटल्स ले आते हैं। यहाँ पर हम देख लेंगे अल्कली मेटल्स, ये हमारे पास ग्रुप वन के मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देंगे, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंबल लिखा है लिथियम का, देन सोडियम, देन पोटेशियम, रुबीडियम एंड फाइनली सीजियम। ठीक है, ये हमने मेंशन किए। फ्रेंसियम भी होता है, लेकिन हम इसको मेंशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है और फौरन से वो कन्वर्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि थोड़ी देर में या स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से वो रेज एमिट करता है और डिफरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकियों को हम कंसिडर करेंगे। और हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ट्रेंड देखने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं ये ग्रुप वन में होती हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो जो वन इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज करना इनके लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अगर ये अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो इनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, डुप्लेट या ऑक्टेट मैंने किस लिए कहा, इस वजह से क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिथियम का एटम बनाएं, यहाँ पर जिस तरह से हमने लिथियम का एटम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसके इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम अगर ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर दे यहाँ से, ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो ये वाला शेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो शेल बचेगा उसमें डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट शेल जो होता है उसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। इस सूरत में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, लिथियम का आयन बन जाएगा। ठीक है, और लिथियम का जो ये आयन होगा हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिथियम का आयन जो बनेगा, इसको बनाने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो एनर्जी जो चाहिए होती है कि एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में से, किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाने की लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई ई। ठीक है, आई ई लिखेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि देखें ना कितनी आसानी से इसने अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता कि अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करें। और डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज कर रहा होता है, इसलिए न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पे इतना नहीं रहता, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक तो ये कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो लोएस्ट होती है। ठीक है, जिस तरह अगर हम सीजियम की बात करें तो सबसे कम जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सीजियम की होती है, क्योंकि सीजियम को बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की। दूसरी बात ये कि इसकी हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात की। ठीक है, और अगर हम इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, जिस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो बहुत हाई होती हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं, और हाई होने की वजह से हमें ये पता चला कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज कर देना पसंद नहीं करती। जाहिर सी बात है, अगर हम इसको फिर से देख लेते हैं, लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। उसके बाद डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये क्यों चाहेगा अपना एक और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, नहीं पसंद करेगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। ठीक है, और इसकी वजह से हमें पता चला कि इनकी वैलेंसी या इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन
नंबर NO लिखेंगे नंबर के लिए, OX ऑक्सीडेशन के लिए, और ये हमारे पास क्या आ गया 1, ठीक है। और चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं +1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर ही हमने देख लिया। जिस तरह से एग्जाम्पल अगर इसकी हम लेना चाहें, चले यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। यहाँ एग्जाम्पल किसकी देखेंगे हम? यहाँ सोडियम की एग्जाम्पल देखेंगे। सोडियम को अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए अपने आइसोलेटेड गैशियस एटम में से कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? इसको 496 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसको इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है। ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, अब एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाती है 1400 नहीं है, 4000 है, ठीक है। 4560 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में ये इससे 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करना पसंद करता है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये अपने ग्रुप अपने पीरियड के हम कहते हैं कि इनका साइज जो है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है। अपने अपने पीरियड में इनका साइज लार्जेस्ट होता है। तो हम कहते हैं कि एक तो यहाँ पर ये बात आ जाएगी कि इनके जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वो लार्ज होता है, ठीक है। और दूसरा हम कहते हैं जिनका अगर इनके चार्ज की बात करें तो जस्ट 1 इनके ऊपर चार्ज होता है, एज कम्पेयर टू सोडियम के बाद जिस तरह मैग्नीशियम आता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो सोडियम पे या हम कहते हैं ग्रुप 1 पे +1 चार्ज आता है, तो इसलिए हम कहते हैं जो चार्ज टू साइज रेशियो होता है, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का और लेटेस्ट एनर्जी का, हम यहाँ पर लिखेंगे चार्ज टू साइज रेशियो। और हमने कहा कि हम इससे लेटेस्ट एनर्जी का पता करते हैं किस तरह से, कि हम कहते हैं कि ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेटेस्ट एनर्जी जो होती है LE लिखा है इसके लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज टू साइज रेशियो के। लेटेस्ट एनर्जी वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है कि हम लेटेस्ट जो होता है, क्योंकि ये सॉलिड्स हम यूजुअली क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इनका एक नेटवर्क होता है, लेटेस्ट मतलब नेटवर्क। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि इनका जो नेटवर्क है ये अपने नेटवर्क से या अपने आयनिक सॉलिड की फॉर्म में जो ये मौजूद हैं वहां से किस में चले जाएं, गैशियस आइंस की फॉर्म में चले जाएं। तो इनको ब्रेक कर इनके एनर्जी वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनका लेटेस्ट तोड़ने के लिए, ठीक है, इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए और इनको आइंस में लाने के लिए, गैशियस आइंस में। तो उसको हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। और चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करेगी। तो देखें अगर साइज बड़ा है, हमने कहा यहाँ पर साइज क्या है, यहाँ पर साइज हमारे पास बड़ा है, ठीक है। और जो चार्ज है वो हम कहते हैं कम है। जो अगर डिनोमिनेटर वाली चीज ज्यादा हो तो उसका मतलब है ओवरऑल चीज जो है वो कम हो जाती है। तो अगर ये चीज कम हो रही है, ओवरऑल ये वाला फैक्टर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेटेस्ट एनर्जी के, इसलिए लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि लेटेस्ट एनर्जी इसके लिए कम है, यानी कि कम एनर्जी रिक्वायर्ड है कि हम यहाँ पर इनके किसी आयन को इनके आयनिक सॉलिड हो, अगर इनमें से कोई आयनिक सॉलिड की फॉर्म में मौजूद हो और उसको जो है वो हम ब्रेक कर सकें, ठीक है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये बड़े अच्छे से इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो बड़े अच्छे से सॉलेबल होते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल अगर हम लें तो और सॉलेबल किसमें, वाटर में, ठीक है। जिस तरह से अगर एग्जाम्पल लें सोडियम क्लोराइड की, तो इसमें वाटर में हम बड़े आराम से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाटर में किस तरह से चला जाता है, सोडियम आयंस की फॉर्म में चला जाता है और क्लोराइड आयंस की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हमने देख लिया। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर इनके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, इसी वजह से कि जब हम बात करते हैं कि सोडियम का जिस तरह हम रिएक्शन करवाएं अगर वाटर के साथ, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास सोडियम आयंस आएंगे वाटर में और हाइड्रोक्साइड आयंस आएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस आते हैं ये बहुत कसरत के साथ आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि फौरन से बन जाते हैं, आई मीन, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं फौरन से बनते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है इनकी वजह से हम कहते हैं कि सोल्यूशन बेसिक हो जाता है, और हम कहते हैं स्ट्रांगली बेसिक होगा क्योंकि ये फौरन से हाइड्रोक्साइड आयंस हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, हमने यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की देखी, हमने लेटेस्ट एनर्जी की देखी, ठीक है। इसके अलावा हमने वाटर सॉल्युबिलिटी और इनकी बेसिसिटी की देखी, ठीक है, बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। इसके अलावा हम मजीद बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देख लेंगे। यहाँ पे रिएक्शंस इस तरह से देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स हैं ये डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारे पास लिथियम आ जाता है, तो जब इसका हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन देखें, एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस
गैस होती है, इसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और क्या बना लेता है, ये बना लेता है लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, Li2O, लिथियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यहाँ से बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करें तो यही रिएक्शन सोडियम के साथ अगर करना हो तो हमें अगर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो होती है वो एक्सेस में होती है, ठीक है। और एक्सेस में जब हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होगी तो हम कहते हैं जो हमारे पास रिएक्शन होगा और जो सोडियम का बनेगा वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास पर ऑक्साइड इस तरह से बनेगा। नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्साइड यहाँ पर देख लेते हैं। पर नॉर्मल मतलब -2 की फॉर्म में, यानी ऑक्साइड जो है वो -2 की फॉर्म में मौजूद है, जबकि पर ऑक्साइड में देखें तो यहाँ -1 × 2, ये ठीक है, यानी कि अगर हम एक ऑक्सीजन की बात करें तो वो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये पर ऑक्साइड है और ये सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा अगर हम नॉर्मल ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, क्योंकि वो एक्सेस में होती है, हम कहते हैं कि 20 एटलीस्ट 21% जो होती है एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा अगर सोडियम तो वो पर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अगर लिमिटेड प्रोवाइड करें हम, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें, ठीक है, थोड़ी सी प्रोवाइड करें, तो फिर हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड आ सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम पोटेशियम की बात करें, इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं सोडियम के बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम, रुबीडियम, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। पर ऑक्साइड भी नहीं, ये हमारे पास नॉर्मल 1 था, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल ऑक्साइड बना। यहाँ पे हमारे पास कौन सा था, पर ऑक्साइड था, यहाँ पर हम लिखेंगे पर ऑक्साइड, ठीक है। और अब जो बन रहा है वो बन रहा है सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड को भी देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। ये हमारे पास आ जाता है KO2, ठीक है। इन सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। फर्स्ट वन को हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, सेकंड वन को हम यहाँ से बैलेंस करेंगे। देख लेते हैं हम यहाँ पर 2 सोडियम हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। थर्ड वन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। इसके आगे हम देख लेते हैं रुबीडियम भी, RB जो है ये भी हमारे पास इसी तरह रिएक्शन शो करता है, लेकिन अगर हम बात करें सीजियम की तो वो वायलेंटली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और हम कहते हैं कि एक्सप्लोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अच्छा, सुपर ऑक्साइड के बारे में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है जो ऑक्साइड बना रहा है, ये एक ऑक्सीजन जो है वो -1/2 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ×2 हो जाएगा तो ये -1 ओवरऑल हो जाएगा ऑक्सीजन की अगर हम देखें, ठीक है। ऑक्साइड की अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास -1/2 शो करता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, सुपर ऑक्साइड। लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह लिथियम के साथ भी होता है, पोटेशियम के साथ भी हम पानी में डालें इनको और इनके जो है वो स्प्लैशिंग के साथ जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हम देखते हैं कि हमारे पास इनके हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें यहाँ पर हमारे पास मौजूद है रुबीडियम एंड सीजियम। रुबीडियम एंड सीजियम की अगर बात करें तो ये हमारे पास रिएक्ट कर जाते हैं आइस के साथ भी, ठीक है। इनको वाटर के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो आइस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास इतना लो टेम्परेचर हो कि -100 डिग्री सेल्सियस, इतना लो टेम्परेचर हो, तब भी अगर आइस जो हमारे पास मौजूद होगी, ठीक है, यानी कि फ्रोजन वाटर जो हमारे पास मौजूद होगा, उसके साथ रुबीडियम या सीजियम रिएक्ट कर जाएंगे और बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक्सप्लोजन ही होगा, क्योंकि ये रिएक्शन भी हाईली एक्सोथर्मिक होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनके हाइड्राइड्स भी बनते हैं, ठीक है। ये हमने एक यहाँ पर देख लिया था एक प्रॉपर्टी, और एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो इनके हाइड्राइड्स भी बनते हैं। हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं कि हमने वाटर के साथ इसके रिएक्शन को कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो हमने यहाँ से इस पार्ट को रिमूव कर दिया और हम यहाँ पर अब बात करने लगे हैं कि हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देख लें कि ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। किस वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन के मुकाबले में अगर देखें तो इनके हमारे पास यहाँ पर इनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देने, के शेयर्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन्स के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत तो इनकी जो है वो 1 या उससे भी बिलो होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिलो 1 होती है। तो और जबकि अगर
हाइड्रोजन की देखें, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं कि बिलो 1, ठीक है, 1.0। और हम हाइड्रोजन की देखें तो वो क्या होती है, 2.2 तक होती है, 2.1 से 2.2 तक। इसका मतलब है हाइड्रोजन की काफ़ी ज़्यादा है। और ये तो वैसे भी हम कहते हैं ना कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये पसंद करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि लिथियम हाइड्राइड बनेगा, सोडियम हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। इसी तरह पोटेशियम हाइड्राइड एंड सो ऑन, ये हमारे पास बनते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लिथियम और सोडियम के हाइड्राइड्स हैं, इनकी अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास यहाँ पर क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। जिस तरह से अगर लिथियम का हाइड्राइड मेरे पास मौजूद है और इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये आयनिक हाइड्राइड है, वाटर में जाके क्या करेगा, ये लिथियम आइंस और हाइड्राइड आइंस बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसको हम देख लेते हैं, इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हमारे पास किस तरह से होगा, ये हम देख लेते हैं। जिस तरह से अगर यही यहाँ पे हम बहुत आम सी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, जो बहुत कॉमन सी है, यानी कि सोडियम का रिएक्शन अगर हम करवा दें क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और ये क्या है, हेलाइड है, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाते हैं, अल्कली मेटल्स के हेलाइड्स आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इस इक्वेशन को हम साथ के साथ बैलेंस भी कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। इस तरह से जिस तरह हमने सोडियम का देखा, तो इस तरह ये सारे अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हेलोजेंस के साथ, या हम यहाँ पर जिस तरह क्लोरीन की बात कर रहे हैं चलें, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड्स बना लेते हैं, ठीक है। अल्कली मेटल क्लोराइड्स आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि सल्फर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और सल्फाइड्स बनाते हैं। यहाँ पे उसका भी रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है कि सोडियम का ही चले हम ले लेते हैं, सोडियम ने रिएक्ट किया किसके साथ, सल्फर के साथ रिएक्ट किया। इस रिएक्शन को हम लैब में भी कर सकते हैं बड़ा आराम से, ठीक है। सोडियम और सल्फर का रिएक्शन अगर करवाएं, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है सोडियम सल्फाइड Na2S, ठीक है। और ये हम करवाते हैं एनहाइड्रस अमोनिया में, तो चले हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। एनहाइड्रस अमोनिया में इसका रिएक्शन होता है। इसी तरह बाकी अल्कली मेटल्स हम कहते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं सल्फर के साथ और क्या बना लेते हैं, सल्फाइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आए सल्फाइड्स और यहाँ पर इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, ठीक है।